हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर है, चैप्टर 1 का ही ये अलग अलग पार्ट है। तो जो प्राकृतिक संसाधन हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको क्लियर कर लिया था। तो आइए इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि जलाक्रांतता जो है वो कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जलाक्रांतता जो है वो कैसे उपस्थित होता है। तो भूमि में जब बहुत ज़्यादा सिंचाई हो जाता है तो जलाक्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है कि मृदा में जो लवण की मात्रा है और जो क्षारीय गुण होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो मृदा अपरदन जो होता है उसमें मिट्टी के जो ऊपरी आवरण है उसके कटाव और बहाव जैसी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, मृदा अपरदन कैसे उत्पन्न होती है। तो मिट्टी का जो ऊपरी आवरण होता है उसका जब कटाव होता है और जब बहाव होता है उसकी प्रक्रिया के कारण ही वो उत्पन्न होता है क्या, तो मृदा अपरदन। ठीक है, जल जब ढलान की ओर बहता है, यानी कि जो भूमि जो होती है वो ढलाऊ होता है, नीचे की ओर होता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं ज़मीन जो है आपके खुद के घर में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं ज़मीन ऐसा होता है कि एक जगह आप पानी डालें तो ज़मीन जो होता है वो ढलाऊ होता है और वो बहकर एक ऐसी एरिया में चला जाता है। ठीक है, तो वो अगर ज़मीन जो है वो फ्लैट अगर रहेगा तो वहाँ से पानी बहेगा नहीं। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन वहाँ ज़रूर ढलान होगा, 1 इंच का भी कहिए या माइनर का भी, तभी वो पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जल जब ढलान की ओर बहता है तो मृदा जो है धीरे धीरे जल में घुलकर उसके साथ बह जाती है। किसके साथ, तो जल के साथ। इसे क्या होता है, इसे हम लोग चादर अपरदन कहते हैं। कई बार तेजी से बहने वाले जो जल है वो नीचे की नरम मृदा को काटते काटते गहरी नालियां बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है जलाक्रांतता के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत क्या होती है, अपरदित हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे का जो एक और पॉइंट है यहाँ पे हमने लिखा है कि मृदा अपरदन के कारक जो है वो प्राकृतिक हो या मानवीय, उनका मृदा के उपजाऊपन पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अगर मृदा अपरदन के जो भी कारक होते हैं जिनसे मृदा अपरदन होता है तो वो नेचुरल हो या फिर हमारे द्वारा किया गया हो, यानी कि मानव के द्वारा, तो उससे मृदा का जो उपजाऊपन है, ठीक है, उस पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, विशेषकर किसानों को बहुत हानि होती है। ठीक है, तो जलाक्रांतता क्या है और मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। यानी कि मृदा का जो संरक्षण है वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके को अपना करके हम मृदा का जो है संरक्षण कर सकते हैं, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आप निबंध कहिए या फिर जो प्रश्न आपसे पूछा है उसका उत्तर कहिए, वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मृदा संरक्षण के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। मृदा अपरदन जो है ये बहुत बड़ी, यानी कि ये मृदा अपरदन जो है वो एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए एक चुनौती है। ठीक है, ये एक चैलेंज है, क्योंकि पानी जो होता है वो जल को जो है बहाकर ले जाता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन एक विकट समस्या है, इसका संरक्षण हमारे लिए एक चुनौती है, किंतु सृष्टि को अगर हमें अक्षुण्ण रखना है तो इस चुनौती को हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो स्वीकार करते हुए संरक्षण पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। मृदा संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं। हम लोग मृदा का संरक्षण अलग अलग तरीके से कर सकते हैं जो कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
पहला हम कर सकते हैं फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। ठीक है, फसल चक्रण जो है उसमें क्या होता है कि गेहूं, कपास, आलू, मक्का आदि के लगातार उगाने से क्या होता है, मृदा में हराश उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा हम लोग पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फसल है, गेहूं, कपास, आलू, मक्का, इनको अगर हम लगातार लगाते हैं तो मृदा में क्या होता है, हराश उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग ठीक कर दें, उसके लिए हमें तिलहन और दलहन पौधों की खेती जो है वो करनी चाहिए। तो जो तिलहन और दलहन पौधे हैं, अगर हम इनका खेती करते हैं तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का भी स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्र में समुच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। समुच्च जुताई, समुच्च कृषि जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें प्रश्न पूछा गया था, जिसका उत्तर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जान लिया है। ठीक है, मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए जो वर्षा जल का संचयन है, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण हम कर सकते हैं, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन जो है, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। इससे क्या होता है, मृदा की सतत जो है वो गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है, आधुनिक जो सिंचाई पद्धति है उसको अपनाकर भी हम लोग मृदा और जल दोनों को संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मृदा ही नहीं, हम लोग जल को भी संरक्षित कर सकते हैं। यानी एक तीर से दो निशान हो सकता है, दो निशाना लगाया जा सकता है। ठीक है, रसायन का उचित उपयोग तथा वृक्षारोपण कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। वृक्षारोपण तो हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वृक्ष अगर हम लगाते हैं, चूँकि वृक्ष से ही हमें बहुत ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि हमने कोविड में देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। तो इससे अभी भी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि वृक्ष हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, उसका हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। ट्री हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो वृक्षारोपण तो हमें करना ही चाहिए, इससे मृदा का भी संरक्षण हो सकता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा की जगह हम लोग जैविक खाद का उपयोग भी कर सकते हैं, मृदा जो कि मृदा के संरक्षण में सहायक है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण पर एक निबंध आपको लिखना था। आई होप आप लोगों को उत्तर जो है वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। और ये जो उत्तर है आप लोग को देखने में ये इतना बड़ा लग रहा है, बट जो बोर्ड एग्जाम का कॉपी होता है वो आपका ये जो इस कॉपी में ये 2 पेज है। ठीक है, ये दोनों पेज का मिला के इस तरह से कॉपी आता है। तो अगर आप इतना बड़ा आंसर इस तरह से लिखेंगे लंबाई में, तो आप समझ लीजिए कि 2 लाइन जो है वो आपका 1 लाइन में ही अट जाएगा। 2 लाइन का जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पे हमने लिखा है वो आपका 1 लाइन में ही लगभग अट जाएगा। तो इससे नहीं डरना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप कितना भी बड़ा आंसर लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका जो आंसर है, जो उत्तर है वो सटीक होना चाहिए। जो आपसे प्रश्न में पूछा है वही आप उसी के बारे में, उस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपने वही लिखा है जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ये नहीं कि एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और उत्तर जो है वो हमने बिल्कुल इस तरह से लिखा है कि आप लोग इतनी आसानी से उसको पढ़ लें। क्योंकि ये हिंदी भी है, हिंदी तो आप लोग आसानी से पढ़ ही लेंगे। आसानी से पढ़ने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ लें तो आपको ये आसानी से याद हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि जो बुक का लैंग्वेज है, जैसे बुक में जो लिखा है, तो आप पढ़ के उसको क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम खुद की भाषा में, ठीक है, कहते हैं ना कि हम अपने भाषा में अगर हम उसको लिखें तो क्या होगा कि आपका सेंटेंस भी नहीं गड़बड़ाएगा और आप लोग उसे आसानी से अच्छे से जो है उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप लोगों को उत्तर जो है वो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान जो है वो लगभग नगण्य है। ऐसा क्यों है, इसको आपको स्पष्ट करना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो जो भारत है, ठीक है, हमारे जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है भारत, उसमें पशु की संख्या, भारत जो है पशु की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारत जो है वो पशुपालन उद्योग में काफ़ी पिछड़ी अवस्था में है। ठीक है,
भारत में विश्व का लगभग 16% गाय एवं बैल, ठीक है, 50% भैंस, 20% बकरी तथा 4% भेड़ पाए जाते हैं। ये विश्व का रेशियो बताया जा रहा है, विश्व के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से बताया जा रहा है। बावजूद इसके भारत की कुल कृषि उत्पाद में पशु उत्पाद का योगदान लगभग 25% ही है, ठीक है। देश के दूध उत्पादन में भैंस, गाय, बकरी का हिस्सा क्रमशः 50%, 46% और 4% है। फिर इसके बाद आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान की नगण्यता है, तो ऐसा क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। उष्ण जलवायु होता है यहाँ, अच्छी नस्ल का अभाव है, चारे का अभाव होता है, जीवन निर्वाह के रूप में पशुपालन को अपनाना हो गया है, सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं, मांग कम होना, डिमांड जो है, तो ये सारे कारण हैं। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि देश में पशुओं के लिए अस्थायी चारागृह के लिए बहुत कम भूमि है, यानी कि जो जहाँ पे जो पशु है जो चारा ग्रहण करते हैं, जहाँ से चारा गृह जिसको कहते हैं, उसके लिए भूमि जो है वो बहुत कम मात्रा में है। इंसान अपने लिए तो बहुत बड़े बड़े घर बना रहा है, लेकिन अब पशुओं का जो जीव जंतु हैं उनका जो है देखभाल वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो भूमि जो है वो मात्र 4% है देश में हमारे पशुओं के लिए, ठीक है। अस्थाई चारागृह, यहाँ पे परमानेंट का बात हो रहा है, टेम्पररी तो थोड़ी देर के लिए कोई भी ये कर सकता है, लेकिन यहाँ पे परमानेंट की बात हो रही है, तो वो सिर्फ 4% उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए पशुधन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्लियर हो गया है। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का जो प्राकृतिक संसाधन है, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और तीनों प्रश्न के उत्तर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।